इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में राज नहीं बल्कि रिवाज बदलने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरा और उसके बाद कांग्रेस अब इस शिकस्त के कारणों को ढूंढने में लगी है। शनिवार को दिल्ली में हार के कारणों पर मंथन करने की तैयारी है। दरअसल इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ना गारंटियां काम आई और न ही योजनाएं, बल्कि बीजेपी ने तुष्टीकरण, पेपर लीक, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस को जमकर चुनावों से पहले घेरा था। हार के बाद कांग्रेस के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस हार के सबने अपने अंदाज में मायने भी निकाले हैं। लिहाजा प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर कांग्रेस की इस हार की वजह क्या रही। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस हार को लेकर खुद मुख्यमंत्री गहलोत, विधायक मुकेश भाकर और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग ने क्या कुछ कहा है। हमने कंपल्सरी कर दी यहाँ पर एफआईआर भी, इतने मैं कहना चाहूँगा पूरा झूठ के आधार पर चुनाव लड़े गए उनके द्वारा। कुछ तो वो कामयाब हो गए कि ध्रुवीकरण कर दिया, और जब ध्रुवीकरण होता है चुनाव में तब फिर लोग ना स्कीमें देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना गारंटी देखते हैं। चुनाव को हम लोग किस व्यक्ति को जिस तरह से कैंपेन चला उसमें कहीं ना कहीं कमियां रही। हम जिन लोगों को जनाधार था उनको और ज़्यादा हमें लोगों के बीच घुमाना चाहिए था, और ज़्यादा मीटिंगें होती और हम लोग चुनाव को कंट्रोल करके अगर चुनाव लड़ते तो मैं समझता हूं कि और ज़्यादा अच्छे नतीजे इस बार राजस्थान में आ सकते थे। देखिए, ये कांग्रेस नहीं हारी है और ना ही मुख्यमंत्री हारे हैं, ये खुद व्यक्ति हारा है। जो भी सीट हारा है वो व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी एमएलए या मंत्री जो भी रहा, मैं तो भी मानता हूँ। एंटी इनकम्बेंसी सरकार की नहीं है, खुद की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो काम करती है। लोकेश शर्मा कह रहे हैं मुख्यमंत्री की हार रही है। लोकेश शर्मा की तो औकात क्या है, ये तो दुर्भाग्य है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अपूर्वा सिंह जी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा करणवीर सिंह जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ में महेश शर्मा जी जो कि राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। करणवीर जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आप ही की पार्टी की हार को लेकर मंथन अब कल होने वाला है दिल्ली में। उससे पहले हम भी थोड़ा सा मंथन कर लेते हैं। सर मुझे बताइए ना, समझाइए, तीन नेता हैं जिनकी बाइट हमने यहाँ पर सुनवाई है, तीनों अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण जो किया था उसमें वो कामयाब हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं, मुकेश भाकर जैसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जनाधार वाले नेता थे उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। और आप ही की सहयोगी पार्टी जो है आरएलडी, उनके नेता यहां पर ये कह रहे हैं कि व्यक्ति चुनाव आ रहे हैं, जो चुनाव लड़े थे, ना मुख्यमंत्री आ रहे हैं ना पार्टी हारी है। तो ऐसे में कौन हारा है, मुझे समझाइए सर एक बार। दीपक जी, सरकार जो चुनाव में गई थी वो जनहित के मुद्दों के ऊपर चुनाव में गई थी, और कहीं ना कहीं जो हार का जो निराशा का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है। तो आने वाले समय में इस तरह की विवेचना, इस तरह का विश्लेषण हमारे द्वारा और पार्टी के संगठन के द्वारा किया जाएगा, तभी उस निष्कर्ष से पहुंचा जाएगा। ये पहली प्रतिक्रिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की मान लीजिए या आप जो सहयोगी जो दूसरे विधायक है उनकी प्रतिक्रिया है, उनका वो निजी मत है। पर संगठन इस विषय पर अभी चर्चा का और विश्लेषण करना अभी शेष है, तो वो आधिकारिक रूप से वो पुष्टि तभी हो पाएगी कि क्या कारण, मुख्य कारण रहे। कहीं ना कहीं हमारे साथ ये समस्या रही कि जो हमारे कार्य थे, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं थी और जितने भी काम गहलोत सरकार ने किए हैं, चाहे वो स्कीम्स को लेके हो, चाहे वो गारंटीज को लेके हो, चाहे वो वचन के साथ हो, उन सबको कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने ध्रुवीकरण और जो उनका जो धार्मिक उन्माद वाला एजेंडा है उससे कहीं ना कहीं उसको बीट करने की कोशिश की है। और ये जनता को भी देखने की कोशिश करनी होगी कि आने वाले समय में वो किस तरह का माहौल राजस्थान के अंदर देखना चाहती है आने वाली सरकार के द्वारा। ठीक है करणवीर जी, आपने कह दिया बीजेपी ने ध्रुवीकरण की कोशिश की थी, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, वगैरह वगैरह जो भी था। लेकिन आप लोग तो राजस्थान में राज नहीं बल्कि रिवाज बदलने की बातें कर रहे थे। आपने अपनी गारंटियों का जिक्र किया था, आपने अपनी योजनाओं का जिक्र किया, तो वो क्या जनता को रास नहीं आया? दीपक जी, मैंने आपको स्पष्ट पूर्व में स्पष्ट किया, ये विश्लेषण का समय है। इसका आकलन किया जाएगा, इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि कहाँ जो डिलीवरी थी, जो जनता के और जो कांग्रेस के बीच जो संवाद था, उससे कहाँ मिसमैच हुआ। जो आप भी देखना होगा कि कुछ सीटें जो हम हारे हैं वो उनमें 20 से 25 सीटों में जो एरर है, मार्जिन ऑफ एरर, जो हारने का जो अंतर है वो बहुत ही नाजुक, थोड़ा कम है। तो कहीं ना कहीं कुछ जाति समीकरण भी इसके जिम्मेदार रहते हैं। जो वहां की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह का जो जातिगत गणित है, और जो दूसरे जो सहयोगी दल जो चुनाव लड़ते हैं, अदर पार्टी जो चुनाव लड़ती है, उनकी भी कहीं ना कहीं गठजोड़ का गणित रहता है। तो चुनाव एक अलग समीकरण है। जनता की जो निश्चित रूप से गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री जी आपके सामने बोल रहे थे कि जनता को जो स्कीम्स और जो काम करके गहलोत सरकार ने दिए वो ऐतिहासिक है। चाहे वो कोरोना मैनेजमेंट ले लीजिए, मुख्यमंत्री ने 5 साल योजनाएं ले लीजिए। मुख्यमंत्री 5 साल कुर्सी पर रहे हैं, वो तो तारीफ करेंगे खुद की सरकार की योजनाओं की। लेकिन मुकेश भाकर को भी हमने सुना, उन्होंने भी कुछ कहा था। ठीक है, आप
संगठन पर छोड़ दीजिए और संगठन की नुमाइंदगी करने के लिए आप यहाँ पर आए, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहे हैं। खैर अपूर्वा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने तुष्टीकरण, पेपर लीक, महिला अत्याचार, कानून व्यवस्था, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर आप लोगों ने तत्कालीन सरकार पर हमले बोले, लगातार आप लोग 5 साल तक हमला बोलते रहे। तो क्या माना जाए कि गहलोत सरकार जो योजनाएं लेकर आई थी वो उसको डिलीवर करने में उतना ही कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि आप अपने मुद्दे बुनाने में ज़्यादा कामयाब रहे? देखिए, मैं कहूँगी मुद्दे भुनाने में नहीं, मुद्दे उठाने में हम जरूर कामयाब रहे, क्योंकि मुद्दे इन्होंने इतने छोड़े थे। आप देखिए, ये योजनाएं लेकर आए, कितने समय के लिए लेकर आए? अगर आप आखिरी 6 महीने में या 8 महीने में योजनाएं लेकर आते हैं, इसका मतलब सर्वविदित है कि आपने 4.5 साल कुछ नहीं किया, आपने गवर्नेंस के नाम पर कुछ नहीं किया। इस गवर्नेंस का जीता जाता जो नमूना है वो अभी आपको 3 दिन पहले जो राजस्थान का परिदृश्य हुआ उसमें भी आपको दिख रहा था कि ये लोग कितने हाईली मिसमैनेज थे। ये लोग 3-13 पहले से ही थे। हम लोग हमेशा कहते थे कि साहब इन लोगों में यूनिटी नहीं है, और ये अब देखिए सर्वविदित है। आपने आज 3 जो बाइट्स दिखाई हैं उसी में दिख रहा है 3-13 तरीके की बातें कर रहे हैं। वही लोकेश शर्मा जी जो मुख्यमंत्री जी के इतने खास बनते थे, आज उसके ऊपर उन्हीं के सरकार के एक मंत्री जो है वो सवाल उठा रहे हैं जो पूर्व के मंत्री थे कि साहब इनकी औकात क्या है। मतलब इनके शब्द भी देखिए, एक ओएसडी तक के लिए जो उनके ओएसडी थे और इतने साल इतने साथ में घूमे, उनके लिए बोल रहे हैं उनकी औकात क्या है, क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया। दूसरा पक्ष देखिए, हम तो विपक्ष में थे, हमारा काम तो जनता का मुद्दा उठाना था, जनता का सहारा बनना था। ये तो सत्ता में थे, इनके तो कर्मों को बोलना चाहिए था ना। इनके कर्म कहाँ गए? जनता ना तो ये जनता के अंदर विश्वास जगा सके, ना ही ये जनता का विश्वास पा सके, और वही नतीजा है जो आज इनके सामने आ रहा है। और आज भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी योजनाओं की जो इतनी मैं कहती हूँ मिसाल देते हैं, हकीकत ये थी दीपक जी कि जब जनता योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए भी जाती थी तो उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था। आप वो समय याद करिए जब मुख्यमंत्री जी ने बिरला ऑडिटोरियम के अंदर भरे शिक्षक दिवस के जो उपलक्ष्य चल रहा था उसमें पूछा था कि साहब पैसे तो नहीं देने पड़ते? सबने कहा देने पड़ते हैं। दोबारा कहा देने पड़ते हैं। तब भी क्या कार्रवाई करी? उनको आपने पीसीसी चीफ बनाकर जो है नवाजा रखा। तो भ्रष्टाचार तो आकंठ ये लोग डूबे हुए थे, मिस गवर्नेंस में डूबे हुए थे। पेपर लीक, पहली बार ऐसा हुआ कि 17 पेपर लीक पे लीक होते चले गए और उसके अंदर तार जाके जुड़े तो सरकार से जाकर के तार जुड़े, और उनके ऊपर भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। महिला अगर हम सुरक्षा की बात करें तो इन्होंने महिलाओं को झुकने दिया, उसी नर्क के अंदर झुकने दिया। इन्होंने कहा साहब हमने एफआईआर का वो कम कर दिया, डेज कम कर दिए, इन्वेस्टिगेशन के डेज कम कर दिए। मैं कहती हूं उन डेज कम करने का क्या रेलेवेंस है अगर आपको ग्राउंड पे रिलीफ दिख ही नहीं रहा हो? तो ये तो मैं कहती हूँ कि अब मैडम एक आरोप बीजेपी पर लगा खासतौर पर कि जैसे मुख्यमंत्री के बयान को भी आपने सुना होगा, अशोक गहलोत जी के बयान को, कि ध्रुवीकरण जो बीजेपी ने किया उसमें कामयाब हो गई हैं। देखिए दीपक जी, आपने भी केंद्रीय जो पॉलिसीज हमारी है उनको भी देखा, और जब हमने पिछले 5 साल जो हम इससे पहले 13 से लेकर 18 तक जब हमारी सरकार थी, आपने देखा हमने कोई भी पॉलिसी इस बिहाफ पर नहीं बांटी थी कि ये जो है ये हम एक समुदाय के लोगों को देंगे और ये दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं मिलेगी। हमने आज तक जितनी भी हमारी स्पीचेस हुई हैं, जिन भी नेताओं की स्पीचेस हुई है, आप उसमें एक भी स्पीच उठा करके मुझे दिखाइए जो हेट स्पीच की तरीके से काम करती हो। एक भी रिलीफ आप ऐसा दिखाइए। क्या ऐसा हुआ है कि उज्ज्वला योजना जो है वो हमने एक समुदाय की महिलाओं को दी हो, दूसरे को नहीं दी हो? क्या घर के ऊपर जो छत हमने दी, क्या हमने एक समुदाय के लोगों को दी, दूसरे को नहीं दी? क्या 69% जो मुद्रा लोन मिले, क्या जो महिलाओं को सिर्फ मिले, क्या हमने उसके अंदर बंटवारा किया? मगर ये बंटवारा की राजनीति इनकी है, और जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो दूसरे को उसी मानसिकता से, या मैं कहती हूं उसी नजरिए से देखना चाहता है। इस धर्म को के नाम पे अगर किसी ने हिंदुस्तान को बांटा तो इन्होंने बांटा, पॉलिसीज को बांटा तो इन्होंने बांटा, और आज ये जो है ये आरोप हम पे लगा रहे हैं। मैं कहती हूं इनको सच में बैठ के समीक्षा करनी चाहिए कि जनता का जो विश्वास है वो कैसे जीता जाता है, और इनको ये भी समीक्षा करनी चाहिए कि चारवाक की थ्योरी पे चलने से कि यथा जीवित सुखम जीवित ऋण करवा घृत पीवेत से जो है वो राज्य नहीं चलता, और राज्यवासी भी ये चीज जानते हैं कि कौन सी योजनाएं जो है वो हमारे आगे के भविष्य के लिए ठीक है और कौन सी योजनाएं जो है वो हमें सिर्फ धोखा देने के लिए जो है वो लॉन्च की जा रही है। ठीक है, महेश शर्मा जी का रुख करूंगा। महेश जी, एक पार्टी ने कहा कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण करती है, बीजेपी ने कहा कि इन्होंने तुष्टीकरण किया। तो ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के बीच में क्या आपको लगता है कि कौन कारगर रहा? क्या वाकई में इसी वजह से कांग्रेस की गारंटियां, योजनाएं ये काम नहीं कर पाई? देखिए, मैं जहां तक समझ 2-3 चीजें हैं मुख्य रूप से इनकी जो कांग्रेस की जो हार का है। सबसे पहला जो अगर सबसे बड़ा जो अगर कहा जाए वो है 81 सीटों पर जो पुराने चेहरों को रिपीट किया इन्होंने, जिनके प्रति लोगों में मतलब क्या कहते हैं गुस्सा था। 17 मंत्री मतलब हर चुनाव हारे हैं,
अगर कोई मतलब समाज कोई मतलब आप अच्छी घोषणाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आम धरातल पर कितनी उतरी है, किस रूप में उतरी है, तो ये परखने की जरूरत है कि किस तरह से मतलब क्या कहते हैं परफॉर्मेंस क्या थी एमएलए की, मंत्रियों की, जिनकी शिकायतें आई। सरकार बचाने की प्रमुख एक मजबूरी थी जिसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की भी मान लीजिए, तो ये मान के चलिए कि कुछ न कुछ प्रतिशत तो उधर भी गया है जीत हार का। लेकिन बात यह है कि हम जो अच्छी योजनाएं देने के बाद में भी उन चेहरों को नहीं बदल पाए। अगर नए चेहरे बदल देते, जिन सीटों पे जाए यहाँ हार हुई है, उनके कारण में पीछे यही है कि मंत्रियों के प्रति रोष था और विधायकों के प्रति भी रोष था पुराने चेहरों का, उनको आपने रिपीट किया और रिपीट करने की मजबूरी भी आपको मालूम है कि सरकार को बचाने में उनका योगदान बताया जा रहा है। और ये बाद में जब उनकी ओएसडी ने भी जो बताया है कि जिस तरह से मतलब क्या कहता है सचिन पायलट और मतलब उसकी गहलोत साहब के बीच में जो दूरियां और जिस तरह की जो बातें हुई है, चाहे वो टेप वाला हो या मतलब किसी भी तरह का जो भी रहा है, टसल रही है, गुटबाजी कह दें या मतलब मतभेद रहे हैं, कीर्तान रही है, पार्टी का तो निश्चित रूप से घर का वेदी लंकट है। आप अपनी ये चीजों को देखने की जरूरत है। कांग्रेस को ये नहीं देखनी चाहिए कि मतलब क्या कहते हैं ध्रुवीकरण से जीते या फलाने गारंटी आप भी दे रहे थे, गारंटी बीजेपी भी दे रही थी, तो मोदी की गारंटी क्यों ज्यादा सक्सेसफुल रही? मोदी की आवाज में ऐसा क्या दम था? तो आपको ये देखने की बात है। आपकी मतलब आवाज में महेश शर्मा जी, महेश जी मुझे बताइए, लगातार देखिए ये आरोप लगते रहे कांग्रेस सरकार पर कि सरकार बचाने के लिए जिन विधायकों ने, चाहे वो निर्दलीय रहे हों या दूसरे विधायक रहे हों, चाहे वो बसपा से शामिल होकर कांग्रेस में आ गए हों, उन तमाम विधायकों को अपने अपने इलाके का मुख्यमंत्री बना दिया गया, मिनी सीएम उन्हें नाम दे दिया गया था। ये सब चीजें भी दिक्कतें पैदा कर चुकी थी कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, मैं यही बात बता रहा हूं मैं आपको कि सुशासन देने के लिए मालूम ये है कि एंटी इनकम्बेंसी की तो बात करते हैं कि नहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी, इसमें कोई दो राय नहीं। एंटी इनकम्बेंसी को सरकार के जो प्रति है उसको बांधने के लिए अच्छी योजनाओं का मतलब शुरुआत की गई थी, उसमें कुछ कामयाबी मिली, लेकिन जो चेहरे बदलने चाहिए थे वो चेहरे नहीं बदले। नए ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस के पास युवा चेहरे नहीं थे, उनको मैदान बीजेपी ने भी तो आजमा के दिखाया है, नए चेहरों को दिखाया है, ठीक है, वो भी मतलब कामयाब रहे। तो आपने जब है ना जो चेहरे एक जिनके बारे में असंतोष था, 17 मंत्रियों का हारना का क्या मतलब इंडिकेशन नहीं है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए हार का कारण ये 17 मंत्री क्यों हारे? क्या उन्होंने अपने मंत्रालय के अच्छा मतलब क्या कहते हैं योजनाएं करके आम जनता को मतलब क्या कहते हैं अच्छा मैसेज दिया? वहां ध्रुवीकरण कहाँ गया? वहां मतलब क्या कहते हैं ना आपके जातिवाद कहाँ चला गया? आपने भी तो कांग्रेस जाट की जगह जाट, राजपूत की जगह राजपूत, ये सारे मतलब ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण, सारे आपने जाति के आधार पर कैंडिडेट उतारे। ठीक है, ठीक है। करणवीर जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक है, करणवीर जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मुझे वाले तो आरोप है ये कि सिर्फ वो जो बोलते हैं ना रटा है मतलब अपने को बचाने के लिए एक तरीका निकाल रखा है। ठीक है, मैं वापस आता हूं सर आपके पास, वापस आता हूं सर मैं आपके पास। सीटों के अंदर कांग्रेस ने अपने चेहरे नहीं बदले, यही मुख्य कारण है हार का। ठीक है, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। करणवीर जी मुझे बताइए, आपके पार्टी के पास में बड़े बड़े नेता थे ना राजस्थान में, क्यों जिन नेताओं ने, बड़े नेताओं ने टिकट दिलवाया उन्हीं की सीटों तक सीमित रहे? क्यों पूरे राजस्थान में नहीं घुमाया गया? सचिन पायलट ने जिन लोगों को टिकट दिलवाया वो उन लोगों के यहाँ पर इलाके में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने जिन्हें दिलवाया वो अपने समर्थक विधायकों के यहाँ पर जा रहे थे प्रचार करने, प्रत्याशियों के यहाँ पर जा रहे थे। क्यों नहीं पूरे राजस्थान में उन चेहरों को भुनाया गया प्रचार के लिए?
दीपक जी, जो राजस्थान की जो जनता ने जो जनादेश दिया है उसके बाद कांग्रेस को डिफीट खानी पड़ी है। और निश्चित सी बात है कि जब कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत नहीं पाई तो सवाल खड़े लाजमी है, चाहे वो नेता पे हो, चाहे वो कैंपेन पे हो। सर ये तो दिख रहा था ना सर, चुनाव से पहले भी दिख रहा था। मेरे साथी प्रवक्ता मैडम बता रही थी कि एन वक्त पे ये स्कीम से लेके आए। इनको बताइए कि चिरंजीवी की योजना 2021 के अंदर लॉन्च कर दी थी अशोक गहलोत जी सरकार ने। साथ ही जो सिलेंडर देने की जो राहत की जो बात है बिजली के बिल की, पिछले 1 वर्ष से बिजली का बिल में राहत दी जा रही है। स्मार्टफोन कब लॉन्च किया आपने? मैडम चिरंजीवी योजना कब लॉन्च किया आप बताइए। आप मेरे बात का जवाब दीजिए, स्मार्टफोन आपने कब लॉन्च किया? मैं मैडम चिरंजीवी की बात पूछ रहा हूँ। राजस्थान के अंदर पूरे भारत के अंदर पूरे भारत के अंदर ओपीएस के सपने आपने कब दिखाए? शिक्षा के क्षेत्र में आखिरी वर्ष में आपको क्यों इन सबकी जो है वो याद आई? 4.5 साल तक आप पास होते रहे। आप गुमराह इस बजट के अंदर आपको सारी घोषणाएं करना है, इस बजट में क्यों याद आया? समाचार चैनल के माध्यम से भी आप जनता को गुमराह न करें। आज भी राजस्थान का निवासी साहब आप तो 5 साल से गुमराह करते आए हैं, हमने तो आंखें खोलने का काम किया है, इसीलिए तो जनता ने आप लोगों को घर बैठा दिया है और अभी भी आपका ये अहंकार कम नहीं हो रहा है। मैं कहती हूँ इस अहंकार को थोड़ा कम करिए, तभी आप लोग जो है वो सही तरीके से विवेचना और समीक्षा कर पाएंगे। अगर आप इसी अहंकार में डूबे रहेंगे कि हमारी योजना जो है वो बहुत सुप्रीम थी या सुपीरियर क्वालिटी की थी, तो आपको जनता ने आदेश दे दिया है और अब आप इस जनादेश का जो है वो आपको सम्मान करना चाहिए। ये हार आपकी नहीं है, ये हार उन सपनों की भी है, ये हार उन लोगों की उम्मीदों की भी है जिन्होंने 5 साल जो है वो आप पे विश्वास किया था और आपको सत्ता में लेकर आए थे। आप बताइए ना, राजस्थान की जनता को बताइए ना चिरंजीवी की योजना कब लागू हुई? आप तो मुझे ये अच्छा चलिए ये बता दीजिए, आप चिरंजीवी 25 लाख का लेके आए, आप मुझे 50 जने भी ऐसे नाम ला करके इस डिबेट में ही दिखा दीजिए जिसने 25 लाख का जो है वो बीमा का यहाँ पर लाभ उठाया हो। नहीं है आपके पास। आपकी इकोनॉमिक सर्वे की ये कहता है नहीं है आपके पास। आपके राजस्थान का अगर इकोनॉमिक सर्वे आप उठाकर देख लेंगे जिसमें से एक योजना का उसके पीछे वाले वर्ष का विवरण होता है, नहीं है आपके पास। दुकानें जो आपकी बातों की थी उसका पिटारा जनता ने आपका समेट दिया है करणवीर जी, और अब आप करणवीर है, मैं कहती हूँ आप करमवीर भी बन के दिखाते। आप करणवीर है, मैं कहती हूँ आप करमवीर भी बन के दिखाते। आप केवल घोषणा भी बन के रह गए, घोषणाओं पे घोषणा कर दी। इंग्लिश मीडियम स्कूल आपने इतने खोल दिया, आपने कैडर जनरेट किया इंग्लिश मीडियम के टीचर्स का, या आपने सर्विस रूल्स के अंदर जाकर के कोई अमेंडमेंट किया? आपने केवल लोगों को बरगलाया कि साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया, सामने आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक बोर्ड लगा दिया और आपने कहा आपने लोगों के सपनों को जगाया कि आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाकर पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ाई वही हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द क्यों है? क्या राजस्थान का बच्चा इंग्लिश पढ़ने के लायक नहीं है क्या? वो काबिल नहीं है, उसका अधिकार नहीं है क्या? देखिए आप रिवाज तो जो है बदल नहीं पाए, राज इस बार निश्चित रूप से बदल गया है और मैं यहाँ बैठ के गारंटी से कह सकती हूँ कि अगली बार रिवाज भी हम ही लोग बदलेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में आएगा। इस रिवाज की जो रिवाज आप लोगों ने अभी महेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी क्या बात थी कि मोदी जी की बात पर लोगों ने विश्वास किया, मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने विश्वास किया, पर आपकी जितनी गारंटियां हैं उसमें विश्वास नहीं किया। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मोदी जी की आवाज में ईमानदारी बोलती है, मोदी जी की आवाज में देशभक्ति बोलती है, मोदी जी की आवाज में जन जन का कल्याण बोलता है, मोदी जी की आवाज में समाज का उत्थान बोलता है, मगर आप लोगों के ये नहीं बोलता। आप लोगों का परिवारवाद बोलता है, भ्रष्टाचार बोलता है, वंशवाद बोलता है, तुष्टिकरण बोलता है, इसलिए जनता ने आपको घर बैठाने का काम कर दिया है। एक करणवीर जी मेरा सीधा सवाल आपसे, महेश जी ने भी वो सवाल उठाया था, 81 सीटों का जिक्र किया था, मुझे बताइए चेहरे क्यों नहीं बदल पाई कांग्रेस पार्टी? बसपा से आपकी एक मिनट सर सुन तो लीजिए मेरा सवाल, मैं करूं बसपा से कांग्रेस में शामिल होते हैं आपके कुछ विधायक, वो आपकी सरकार को समर्थन दे देते हैं। आपका मूल कार्यकर्ता जो उस इलाके में काम कर रहा था पिछले 5 साल से या 10 साल से या 15 साल से, आप उसका टिकट काटते हैं और बसपा के आए हुए विधायक को टिकट दे देते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह निर्दलीय विधायकों को भी टिकट मिला, तो आपका मूल जो कार्यकर्ता था उसकी भावना के खिलाफ भी तो हुआ काम, वो भी तो एक बड़ी वजह रही होगी। दीपक जी ये किसी पार्टी विशेष पर सवाल नहीं है, जो विनेबिलिटी का जो अभी आप बात कर रहे थे सिद्धांतों की, ये सिद्धांत हर पार्टी पे लागू होता है। अरे मैं पूछूंगा ना, मैं पूछूंगा, सुभाष मील का जिक्र भी करूंगा, यदि विकास चौधरी का जिक्र करूंगा तो सुभाष मील का जिक्र आवश्यक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, मैं तो खुद बोल रहा हूँ आपको, मैं खुद आगे बढ़ के बोल रहा हूँ। मैंने तो पहले सुभाष मील नाम लिया, विकास चौधरी बाद में लिया है। नहीं, धौलपुर के अंदर बाड़ी के अंदर जो टिकट दी गई है वो भी कई ऑप्शन है, विनेबिलिटी को आधार माना जाता है, क्योंकि राजस्थान चाहे देश की हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे किसी धौलपुर में शोभा रानी कुशवाहा का नाम सवाल हो। मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट दीपक जी मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। चाहे देश का सवाल हो, चाहे प्रदेश का सवाल हो, अगर आप सत्ता में काबिज होंगे तभी
आपने जो डायलॉग्स दिए हैं जनता को, वो आप अगर ग्राउंड पे ले पाए तभी आप उनकी डिलीवरी कर पाएंगे। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए, चाहे सत्ता में बनाए रखने के लिए अपने आप को कुछ गठजोड़ करने पड़ते हैं, संगठन की मजबूरियां होती है, कुछ चीजों को देखना पड़ता है। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी का सवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का सवाल हो, इस तरह के प्लस माइनस हर संगठन के अंदर चलते आए हैं। ठीक है, लेकिन आपकी मजबूरियां रही, लेकिन जनता की मजबूरियां नहीं रही। यहां पर मुझे फिर ये समझ आता है। हेलो, मैं कह रहा हूं आपकी मजबूरियां रही होंगी गठजोड़ करने की, लेकिन जनता ने गठजोड़ नहीं किया आपके साथ में। जनता की मजबूरी नहीं रही सर। दीपक जी, वर्तमान में जनता का जो जनादेश है उसको वो सर माथे पे है, उसको स्वीकार करना हमारी जिम्मेदारी है, और इसका आकलन, विश्लेषण और जो भी कमियां रही उनको आने वाले भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो मखौटा लेके, सर बात तो पूरी कर लेने दीजिए मुझे। भारतीय जनता पार्टी जो मखौटा लेके बाजार में आई है, जिस जो लुभावने वादे करके जनता को बरगलाया है, आने वाले समय में उसको विपक्ष के रूप में हटाने का और उसको उस पर पर्दाफाश करने का कार्य, उन चीजों को पारदर्शिता से जनता के सामने रखने का कार्य किया जाएगा। पहली बात ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि जनता को हम जनार्दन मानते हैं, वो हमारे ईश के समान है। हम बाजार में नहीं आए हैं, हम जनता के दरबार में आए हैं, हम मंदिर जैसे पवित्र संस्था में आए हैं। जनता के जनादेश को ये बाजार की उपमा दे रहे हैं, यही कांग्रेस के संस्कार दिखा रहे हैं। मुखौटा लगा के भाजपा जो है वो बाजार में गई है या जनता के बीच में गई है? आप जनता को बाजार से तुलना कर रहे हैं। करणवीर जी, मैं कहती हूँ संस्कार सुधार लीजिए, भाषा सुधार लीजिए। जनता ने आपको घर बैठा दिया है और अब ऐसी हालत नहीं हो कि एकदम सुपड़ा साफ हो जाए आप लोगों का। मतलब आपको शर्म नहीं आती? आपने जनता को बाजार से तुलना कर दी। यहाँ पे जनता भगवान का मंदिर है, जनता ईश का दरबार है, और आप उसको कह रहे हैं बाजार में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। आपने अगर ये अपने संस्कार नहीं छोड़े तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप किसी बाजार में नीलाम हो जाएं जाकर के कांग्रेस को लेकर के। अपने शब्दों को सुधारिए। आई ऑब्जेक्ट। आपने जनता को बाजार से तुलना की तो कैसे तुलना करी? मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पर। जनता जनार्दन है, जनता ईश है, मुझे ऑब्जेक्शन है। ठीक है अपूर्वा जी, मैं आपसे आप मणिपुर में भी कीजिए, मैं मणिपुर में बात कर रहा हूं। बिल्कुल किया। आपके जमाने में मणिपुर कितना जलता रहा आपने देखा नहीं? आज मणिपुर के विकास के ऊपर आप चर्चा करते हैं। मेरे पास वक्त की कमी है। करण जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, मुझे वक्त की कमी है। एक बार अपूर्वा जी, मुझे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुद्दे उठाए, आप कह रहे हैं कि वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे थे, हमने उस पर काम किया, मुद्दे उठाए, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर शिकस्त मिली, आप लोगों को लाभ हुआ चुनाव के अंदर। ये जो मिनी सीएम वाला मामला था, इन सब चीज़ों से बीजेपी कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, हम तो ये तो पूरी जनता ने देखा है दीपक जी कि यहाँ पर 199 मिनी सीएम घूमा करते थे, चाहे इनके जीते हुए विधायक थे या चाहे इनके हारे हुए प्रत्याशी थे। इन लोगों ने अपनी सरकार को बचाने के लिए केवल कुर्सी का जो इनके बीच में गेम चल रहा था पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच में, उसको बचाने के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार को इतने चरम पर पहुंचाया कि आप ये मान के चलिए कि हारे हुए प्रत्याशी भी जो है, जनता का जैक और चेक के बिना काम हो ही नहीं रहा था। अगर जनता अपने राशन कार्ड में भी नाम जुड़वाने जाती थी या कोई छोटी सी पॉलिसी का लाभ लेने भी जाती थी तो पता चलता था कि भेंट जो है वो उस प्रत्याशी, हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को चढ़ानी पड़ती थी। ठीक है। तो ये आलम ही था जिसकी वजह से आज ये घर बैठे हैं। अगर इन्होंने इसको समय पर देख लिया होता तो आज ये दुर्दिन नहीं देख रहे होते। ठीक है, महेश शर्मा जी का रुख करूंगा आखिरी टिप्पणी के लिए। महेश जी, अब कांग्रेस पार्टी हार पर चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, अब उस मंथन से अमृत निकालने की कोशिश होगी, लेकिन वो अमृत इनके फाइनल के लिए कितना काम आएगा, क्योंकि सेमीफाइनल तो कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ सुधार अब कांग्रेस पार्टी को करने होंगे जिससे लोकसभा चुनाव में थोड़ी लाज बचे? देखिए, सबसे कांग्रेस को यही करना होगा कि एक नई पीढ़ी को आगे लाने की जरूरत है। वो मतलब शीर्ष स्तर से लेकर के आपको मतलब बॉटम तक के एक नया युवा चेहरे जो जन भावना से जुड़े हों और जनता की सेवा करते हों, और आम लोगों के मतलब ये नहीं है कि आज कार्यकर्ता जो है उपेक्षित भी महसूस कर रहा है, लेकिन साथ साथ ही वो सुविधा मतलब कहते ना सुविधाएं मतलब प्राप्त करने की होड़ में लग गया है, जबकि उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसे अपने मतलब वजूद बनाना पड़ेगा। जब तक नए चेहरों को कांग्रेस प्राथमिकता नहीं देगी चुनाव में, उन्हें आगे नहीं बढ़ाएगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और साथ साथ ही जो अपनी योजनाएं जो भी हैं उनको लाभ आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें, जनता को कन्विंस करें, मतलब क्या कहते हैं, हमारी ये योजना है, इसका लाभ ये मिलेगा, ये करेगा। तो ये सारी चीजें, ये इसमें कामयाबी, अच्छी योजनाएं दी, लेकिन वो व्यावहारिक रूप से आम व्यक्ति तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई। उसमें कार्यकर्ता भी कुछ हद तक
देखिए जिम्मेदार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महेश शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट में हिस्सा लिया। साथ में अपूर्वा सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और करणवीर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अब कल यानी कि शनिवार को दिल्ली में राजस्थान की हार पर मंथन करने जा रही है, और इस मंथन से क्या अमृत कांग्रेस पार्टी के लिए निकलेगा, वो अमृत जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या काम कर सकता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। और कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी हारी है, जो लगातार सामने भी आ रहे हैं। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।